पीली वाली आई है, बहुत मस्त लग रही है आजकल। अरे नहीं, वो तो सेट हो गई है। वक्त पर पसीना बहा लो, नहीं तो बाद में आंसू बहाना पड़ेगा दोस्त। कहानी हर किसी की होती है, लेकिन दुनिया सुनना उसी की चाहती है जिसने कुछ उखाड़ा हो। सर्कस के शेर को परोस के खाना मिलता है, इसीलिए लोग उसको अपने इशारे पर नचाते हैं। लेकिन जो शेर अपनी मेहनत, अपनी ताकत से खाने को हासिल करता है, दुनिया उससे डरती है। देखो, जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो। आधे घंटे तक मम्मी उधर खाना बना रही है, मम्मी का गैस चूल्हे को, सिलेंडर को घूरते रह जाओ। मम्मी कहेगी पगला गया है, क्या घूर रहा है? अरे नहीं मम्मी, सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। और जिसको मीठा खाने की आदत लग गई, उसका शरीर बर्बाद। जिसको मीठा सुनने की आदत लग गई, उसकी जिंदगी बर्बाद। गिरना योद्धाओं की निशानी होती है, लेकिन जो गिर के उठा ही नहीं, वो हरामखोरों की निशानी है। बस अभ्यास का ना होना ज्ञान को लुप्त कर देता है। उसी वक्त मन करता है मुझे भी राणा वाला, भाला वाला कहीं मिल जाए, इसके मुंह में भोंक दूं। कोरोना में जहां पूरी दुनिया टीवी के सामने मौत का मंजर देख रही थी, वहीं कुछ लोग कफन बांध के निकले मास्क का धंधा करने। मजबूत होने का तरीका यह है कि बार बार शरीर को कष्ट देते रहो, मजबूत होता चला जाएगा। दुनिया में बड़ी से बड़ी मुश्किलों की ना यह औकात नहीं है कि आपके कदमों को रोक दे, लेकिन जो सारे लेवल जीतता चला जाता है, राजा कहते हैं। पहले लेवल पे जो छाती पीट ले, हमारी किस्मत करा दे, उसको तो कान पकड़ के बाहर निकल दिया था, तमाचा मार के भाग यहाँ से। हद तो तब हो जाती थी, मार्तन को मार्ट साहब अपने घर बुलाते थे और घर बुला करके एक्स्ट्रा टिप्स देते थे उसको। आज जिंदा इंसान का सबसे बड़ा कब्र है आलस। दहशत तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। हथियार तो चौकीदार भी रखते हैं, जब शेर सामने होता है ना, तो बंदूक वाले आदमी की भी औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, वो बंदूक उठा करके शेर पे चला दे। तो अकबर समझ गया था, राणा घायल, और घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। डूब मरो ना, जिंदा काय को, तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तेरे से नहीं आने वाला। मास्टर साहब अपने फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा डिफिकल्ट सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मास्टर साहब का इंटेंशन उसको परेशान करना नहीं है। मास्टर साहब का इंटेंशन ये है कि वो सॉल्व करते करते उसकी ताकत बड़ी हो जाए। ध्यान, आदमी एक चीज पर लंबे समय तक टिका ही नहीं रह सकता। लंबे समय तक छोड़ो, आपको अगर मैं कह दूं कि 1 घंटे तक कोई एक किताब पढ़नी है और उस किताब को पढ़ के मुझे उसका मतलब समझाओ, सर हालत खराब हो जाएगी आपकी। 1 घंटे तक किताब पढ़ने में कम से कम 50 बार उबासी आएगी करते करते, और पता चले सो भी जाओ। आदमी का फोकस आज के टाइम में इतना कम हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि तरीका क्या है फोकस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फोकस नहीं बढ़ाया तो सर कामयाब नहीं हो सकते, फिर बटे ही रहोगे। क्योंकि आज के समय में ना आदमी डिस्ट्रैक्शन से भरपूर घिरा हुआ है, क्योंकि हाथ में मोबाइल फोन जो है उसके, और उसमें भी रील्स आ गए हैं भैया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं, और वो भी शॉर्ट्स 2 बार ऐसा डांस करके लड़कियां दिखा देती हैं, तो उसमें भाई मिलियंस में व्यूज चला जाता है। और करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हारा 3 घंटा 4 घंटा कब लेके चला जाता तुम्हें पता ही नहीं चलता वो। तो इस माहौल में भैया अपने पर काम कैसे किया जाए, उसका तरीका बताता हूं अभी। देखो, हमारे दिमाग में ना, बिल्कुल साइंटिफिक वे में बता रहा हूं, फालतू की बतौलेबाजी नहीं कर रहा मैं, एकदम साइंस ये कहती है। आपने देखा है वो ईसीजी की रिपोर्ट, कैसा ऐसा 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 होता है, और जो आदमी मर जाता है उसकी रिपोर्ट कैसी होती है, टिंग, कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे दिमाग में ना तरंगे होती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे को मजा आ रहा है, जैसे फालतू के रील देख रहे हैं, फालतू के शॉर्ट्स देख रहे हैं, अब आईपीएल देखने बैठ गए, लौंडो लबाड़ों के बाद अरे वो पीली वाली आई है, बहुत मस्त लग रही है आजकल। अरे नहीं, वो तो सेट हो गई है उससे। ये सब फालतू बतौलेबाजी करने में दिमाग मजा आता है अपने को। मतलब उस वक्त दिमाग की तरंगे बहुत उछल पुछल कर रही होती है, बहुत ज्यादा। समंदर में देखा ना, हाई टाइड आता तो कैसे पानी एकदम मारता बम बम, वैसे ही तरंगे होती हैं। और जब तरंगे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती हैं, तो उस वक्त हम काम पर फोकस नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। काम पर फोकस करने के लिए तरंगों का शांत होना जरूरी है। जैसा मरने के बाद इसी याद आदमी का, वैसा होना जरूरी है। इस चीज को आप ऐसे समझो, जिस आदमी ने स्विमिंग करना स्विमिंग पूल में सीखा है, वो बनारस में जाकर के गंगा में कभी स्विमिंग नहीं कर सकता, मर जाएगा वो, डूब जाएगा वो। मालूम क्यों? स्विमिंग पूल का पानी स्थिर होता है, लेकिन गंगा का पानी बहता हुआ होता है, बहाव होता है, उसमें तरंगे होती है, उसमें ता 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 ता, और लेके चली जाएगी, उसको डुबा देगा। इसी तरीके से हमारे दिमाग की तरंगे। अब इन तरंगों को शांत कैसे किया जाए भैया? हमारे दिमाग की वो बनारस के नदी की तरह अगर तरंगे ऐसे ऐसे हैं तो आदमी फोकस कर नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि इन तरंगों को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि इन तरंगों को शांत किए बिना हम फोकस कर नहीं सकते। तो सर तरीका ये है कि वो काम करने की आदत डेवलप करो
जिसको काम करने में, जो करने में आपको बोरियत महसूस होता है, जो करने का मन नहीं करता। जैसे घर में अगर बैठे हो तो चावल के दाने गिनने लग जाओ। चावल के दाने गिनते 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 अगर 20 मिनट आपने चावल के दाने एक एक करके गिन लिए ना सर, आप देखोगे आपके जो दिमाग की तरंगे ऐसे ऐसे से हो रही थी, बिल्कुल शांत हो जाएगा दिमाग। आप फील करोगे आपका दिमाग एक फोकस लेवल बढ़ गया है, मेडिटेटिव माइंड हो जाएगा आपका। मेडिटेशन में क्यों कहते हैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपनी ब्रीदिंग काउंट करो, सांसों को गिनो। कितना बोरिंग होता है सांसों को गिनना, 1 2 3। अरे अच्छा, जब आप ब्रीदिंग गिन रहे होते हो ना, 50 तरह की चीज़ें आती हैं। जरा व्हाट्सएप आ गया होगा, उसका मैसेज आ गया होगा, अरे मैंने वो सोनाली को कमेंट किया था, देखा उसका लाइव आया है कि नहीं। 50 तरह की चीज़ें आएंगी, एकदम मन करेगा। बैठे हो आप 15 मिनट ब्रीदिंग काउंट करने के लिए, लेकिन 5 मिनट के अंदर उठ जाओगे आप। तो लेकिन अगर 15 मिनट आपने ब्रीदिंग कर लिया, ब्रीदिंग काउंट कर लिया, सर दिमाग की तरंगें हो जाती है शांत बिल्कुल। रात में सोने जाओ ना, तो मैं तो कहता हूं तारे गिन के सोने जाओ। तारे जब आप गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 500-600 तारे गिन के चले जाओ, आप देखो कि दिमाग आपका शांत हो जाएगा। सर इन समरी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस काम में बोरियत होती है ना, वो काम आपकी तरंगों को शांत करने का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार, ये हरामखोरी आपने भी करी होगी हो सकता है, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बैठते हैं और बैठते ही ख्याल आता है जरा 5 मिनट रील देख लें, 5 मिनट फेसबुक चेक कर लें, 5 मिनट कोई वीडियो देख लें, 5 मिनट कोई गाना देख लें, 5 मिनट कोई कमेंट्री देख लें, 5 मिनट जरा इससे बात कर लें, 5 मिनट जरा उससे बात कर लें। ये 5-5 मिनट की नौटंकी करते करते 3 घंटे आपका निकल जाता है, और बाद में आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता। आधे घंटे में बोरिया बिस्तर समेट करके उठ गया। सर कारण समझो इसका क्या हुआ। आपने जो 3 घंटे बकवास किया ना, उठपटांग चीजें करी ना, मजा आया आपको उसको करने में, मजा आया मतलब तरंगे। अब जब तरंगे इतनी उथल पुथल है दिमाग की, पढ़ने में फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करो? सर सुबह जब हम उठते हैं ना, तो हमारी सारी सोच, सारी विचार धाराएं, जो भी दिमाग में हमारे उथल पुथल चल रहा होता है, सर सुबह उठने के बाद सब कुछ खत्म होता है, सब पीछे कल का कल ही छूट चुका है। सुबह हमें कुछ याद नहीं रहता। उस वक्त कहते हैं पढ़ो, या फिर कोई भी हाई जिसमें ज़्यादा ताकत लगती है, जिसमें दिमागी ज़्यादा ताकत लगती है, वो काम करने को क्यों कहा जाता है? सीधा दिमाग पे हिट करती है वो, तरंगे शांत है ना उस वक्त। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही वो फिर हरामखोरी करने लग जाते हैं। सुबह उठते मोबाइल पकड़ा, आधा घंटा फेसबुक, आधा घंटा इंस्टा, आधा घंटा वीडियो, 1.5 घंटा वो करने के बाद पढ़ने पर फिर खराब कर दिया तुमने। फिर क्या फायदा सुबह उठने का? तरंगे तुमने फिर उथल पुथल करा दी। समझो सर, फिर से रिपीट करता हूं, मजा आता है जिस काम में, मन करता है जरा 5 मिनट ये कर लें, 5 मिनट ये कर लें, वो तरंगों को आपको उथल पुथल करने का काम करता है। तरंगे शांत किए बिना फोकस नहीं कर सकते। तो फोकस कैसे करना समझ में आ गया, तरंगों को शांत करना है। और मैं तो कहता हूं कि हर रोज कम से कम 1 घंटे ना आपको ऐसा काम करना चाहिए जो बोर करता हो। बाद में आप देखोगे ना, धीरे धीरे ये बोरियत का काम करते करते इन बोरियत के कामों में ही आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर इसी में मजा आने लग जाएगा। मेडिटेशन पता चले 15 मिनट के लिए ब्रीदिंग करने बैठे, 1-1 घंटे तक हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, फिर लेवल आता है एक्सट्रीम लेवल। फिर ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत रहा हूं, क्योंकि अपने आप को हम जीत रहे होते हैं, अपने मन पर हम काबू पा रहे होते हैं। जो आदमी मन को जीत गया ना अपने, वो दुनिया को जीत लेगा। लेकिन जिस आदमी ने अपने ही मन को नहीं जीता, वो दुनिया क्या अपने घर को भी नहीं जीत सकता। कुछ लोग देखते हो कि जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए, सर साइंस कहती है, स्टडी कहती है कि वो आदमी जो बिना गाने सुने हुए जिम करता है ना, उसका मसल्स ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करता है कंपैरेटिवली उसके जो गाने सुन करके काम कर रहा है। जब वो गाने सुन रहा है तो मजा आ रहा है उसको, और मजे में तरंगे ऊपर नीचे हैं, और जब तरंगे ऊपर नीचे हैं उसका पूरा फोकस मसल पे नहीं जा रहा। सर जिस चीज पे फोकस नहीं जा रहा वो ग्रो नहीं करता, चाहे बॉडी हो चाहे माइंड हो। आप जिस भी चीज पर फोकस करोगे, आपका मैथ खराब है, मैथ पर फोकस कर दो, वो अच्छा हो जाएगा। आपको बोलना नहीं आता, बोलने पर फोकस करो, अच्छा हो जाएगा। आपकी लिसनिंग पावर कमजोर है, उस पर फोकस करो, कमजोर हो जाएगा। आपको कार चलाना नहीं आता, उस पर फोकस करो, कार चलाना सीख जाओगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज करते वक्त अपना फोकस अगर मसल पर नहीं है
सर ग्रो तो करेगा लेकिन समय ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली। जो आदमी बिना म्यूजिक के मसल ग्रोथ पर काम कर रहा है उसका मसल ग्रोथ जल्दी होता है, क्योंकि उसका फोकस मसल पर है ना, मार रहा है ऐसे तो एकदम मसल पर फील करके आ रहा है, और मजा आ रहा। मजा किस में फिर आएगा अपने को? फिर एक्सरसाइज में ही मजा आने लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अग्री कर रहे हो मेरी बात से? कमेंट बॉक्स में लिखो अग्री 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 अग्री, अगर अग्री कर रहे हो मेरी बात से। न्यूटन ने जब ग्रेविटी का लॉ दिया था ना अपने को, तो सर वो पबजी नहीं खेल रहा था उस वक्त वो आईपीएल मैच भी नहीं देख रहा था, खाली बैठा हुआ था बेचारा, कुछ भी नहीं कर रहा था। आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम? कोई काम ना करना, वो सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं ना सर, आइडियाज की उत्पत्ति उसी वक्त होती है, आइडिया उसी वक्त आता है। न्यूटन को उसी वक्त आइडिया है, वो खाली बैठा था। अगर वो मोबाइल पे व्हाट्सएप खेल रहा होता ना, चिट चैट कर रहा होता ना सर, कभी भी ग्रेविटी की खोज नहीं दे पाता वो। आपको दिन में कम से कम 1 घंटा तो ऐसा जरूर बिताना चाहिए सर। मोबाइल फोन छोड़ करके घूमने फिरने निकल जाओ, पैदल वॉक करने निकल जाओ, लेकिन मोबाइल फोन घर छोड़ के जाना। चलते रहोगे ना, दिमाग में 50 तरह की ख्यालें आएंगी। आधे घंटे तक मम्मी उधर खाना बना रही है, मम्मी का गैस चूल्हे को सिलेंडर को घूरते रह जाओ। मम्मी कहेगी पगला गया है क्या घूर रहा है? अरे नहीं मम्मी, सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं। खाली बैठो सर, खाली बैठना सीखो। ट्रेन रिजर्वेशन काउंटर पे आप देखोगे जो टिकट लेने जाते हैं ना, या कहीं भी ऐसा काम जो कि जहां लाइन लगने की जरूरत होती है, आप लाइन में देखोगे हर आदमी के हाथ में फोन होता है। क्यों होता है सर? उसके पास उतना भी पेशेंस नहीं है फोन को अंदर रख करके लाइन में थोड़ा सा वो वेट कर ले। नहीं वेट कर सकता सर आज के टाइम में, 1 मिनट नहीं वेट कर सकता। जहां भी वेट करने की बारी है फोन निकलेगा तड़ से। आदमी इतना डिस्ट्रैक्टेड है सर, इतने डिस्ट्रैक्टेड माहौल में कहां से तरक्की कर लोगे सर? कहां से बढ़ जाओगे आप? सर अगर चाहते हो ना धरती की सबसे खूबसूरत लड़की स्वयंवर में सैकड़ों की भीड़ में सिर्फ आपके गले में वरमाला डाले, तो आपको अपनी निगाहें अर्जुन की तरह तेज करनी पड़ेंगी। अर्जुन की तरफ फोकस बनाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मछली के आंख की पुतली पर। नहीं तो फिर खूबसूरत लड़की मिलेगी किसी और को, आपके हाथ में ठंडन गोपाल, कुछ नहीं, हमारी किस्मत खराब है। यही लाइन तुम्हारे हिस्से आने वाली। फिर कहते हैं सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% एक्शन। समझना इस बात को ध्यान से, एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। एक बड़े पहुंचे हुए संत, बड़े महान संत एक जंगल से गुजर रहे थे। तो रास्ते में एक चूहा आया। चूहा आवाज लगाने लग गया, बाबा जी बात सुनो। बाबा जी इधर उधर देख रहे हैं कौन आवाज लगा रहा है भाई। तो चूहे ने नीचे से पैर में खुरच लिया, तो देखा नीचे, अच्छा ओए चूहा भाई सब क्या हाल है भाई? तो चूहे ने बताया, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो बाबा जी बोले क्या बात है बेटा, बताओ बात तो क्या है? तो चूहा बोला, बाबा जी हमारे यहाँ ना बिल्लियाँ बहुत है जंगल में, और हमारी बिरादरी के बहुत सारे लोगों को बिल्ली ने खा लिया है। सो हम चूहों को बड़ा डर लग रहा है बिल्ली से, कुछ कीजिए ना बाबा जी। तो बाबा जी बोले एक काम करो, टेंशन नॉट, बिल्ली बना देते हैं तुमको, टेंशन फ्री रहो। बाबा जी ने बिल्ली बना दिया उसको। तो कुछ दिन बाद बाबा जी घूमते फिरते फिर उस जंगल से गुजर रहे थे, और बिल्ली आई, जो चूहा था पहले, वो बिल्ली बन चुकी। तो बिल्ली आई, बेटा अब क्या हुआ बेटा, अब काहे परेशान दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे से परेशानी दिख रही है। तो बिल्ली कह रही है कि बाबा जी ना हमारे यहाँ कुत्तों का बड़ा आतंक बढ़ गया है। और हमारी बिरादरी के कुछ लोगों को कुत्तों ने खा भी लिया है, तो कुत्तों से बड़ा डर लगता है। बोले कोई बात नहीं, जा तू कुत्ता ही बन जा। कुत्ता बना दिया उसको। कुछ दिन बाद बाबा जी फिर उस जंगल से गुजर रहे हैं, फिर वही कुत्ता आया सामने। बोला सब ठीक है अब तो ठीक है? बोला नहीं भाई बाबा जी, हमारे यहाँ शेर का आतंक बहुत बढ़ गया है, और हमारी बिरादरी के लोगों को शेर ने निगल लिया कुछ। तो बोले एक काम कर, तेरा फुल एंड फाइनल कर देता हूँ, तू शेर ही बन जा। अब तेरे को कोई डरा भी नहीं सकता, अब तेरे को कोई हड़का भी नहीं सकता, अब तो जंगल का राज बन कर रहा है। बोला ठीक है बाबू जी। कुछ दिन बाद बाबा जी फिर जंगल से गुजर रहे थे, वो शेर आया। बोला अब तो सिर्फ ठीक है बेटा, अब तो तुम शेर हो, अब तो तुम डराओगे लोग, अब तुमको कौन डराएगा? बोले नहीं बाबा जी डर तो है। बोले अब काहे का डर? शिकारियों का डर है, और बहुत सारे शिकारी आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर के, और हमारी बिरादरी के कुछ लोगों को लेके भी चले गए, तो शिकारियों का बड़ा डर है। बाबा जी को आया इस बात पे बड़ा गुस्सा, साला तुमको चूहे से हम शेर बना दिए हैं, तुम्हारा डर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। एकदम शराब मारे उसको, बोले कि तुम वापस से चूहा बन जाओ, तुरंत जो चूहा बन गया। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है
कि शारीरिक ताकत कितनी भी बढ़ जाए, वो चूहा से शेर बन गया, लेकिन मानसिकता उसकी अभी भी चूहे वाली थी। तो ना कुत्ता बन के वो खुश है, ना बिल्ली बन के, ना वो खुद शेर बन के भी खुश है, वो शेर बन के भी डर रहा है। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारे को जो हाड़ मांस मिला है ना, जो शरीर मिला है सर, यही शरीर वीर शिवाजी को भी मिला था, यही शरीर भगत सिंह को भी मिला था, यही शरीर चंद्रशेखर आजाद को भी मिला था, यही शरीर गांधी जी को भी मिला था, यही शरीर महाराणा प्रताप को भी मिला था, और यही शरीर हमारे को भी मिला था। उनको दुनिया जानती है, उन्होंने दुनिया पर राज किया। हमारे को पड़ोसी भी नहीं जानता। उनके दुनिया भर के लोग चरण छूते थे, नमन करते थे। हमारे को पड़ोसी गाली देकर चला जाता है, बच्चा भाव नहीं देता। सर डिफरेंस कहां है, यह समझो ना। सोच का डिफरेंस है सर, मति का डिफरेंस है सर। तभी तो कहते हैं सक्सेस इज 80% साइकोलॉजिस्ट से, दिमाग का गेम है सर। 40 सिख थे, वो 10 लाख मुगलों को खदेड़ मारा था, 10 लाख। सर आपको लगता है कि शारीरिक ताकत 10 लाख मुगलों को खदेड़ देंगे वो 40 सिख? कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता सर। एक एक सिख वो 1.25 लाख मुगलों पर भारी थे। किसकी वजह से? हौसलों की वजह से। लेकिन आपको हो चुकी है भैया सरेंडर करने की आदत। जरा सा भी दिक्कत आई, मुसीबत आई, बिजनेस डाउन हुआ, काम नहीं हो रहा, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, लग रहा है बार बार भगवान अभी को परेशान करता है, बस नहीं होने वाला। तुम डूब मरो ना, जिंदा काय को? तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तेरे से नहीं आने वाला, तुम मर जा, डूब मर। कड़वा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका जमीर जागे। सर वही शरीर मिला है जो वीरों को मिला है, फर्क सिर्फ इस सोच का है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति खूबसूरती और जवानी में होती है। आपने एरोस्टेस को देखा है, सारी खूबसूरत होती है। और घोड़े को देखा है, रेस में दौड़ते हुए घोड़े को, सारे जवान घोड़ों को रेस में लिया आता है। सर खुशकिस्मत हो अगर आपका फेज जवानी का चल रहा है, अगर आप जवान हो, हाड़ मांस में दम है, यहां दम दिखाने की जरूरत है, बस इधर तो दम दे रखा ऊपर वाले ने। आज लोग भिखारी बने हुए हैं, हर जगह जहां देखो हाथ फैला के मांग रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप से मांगा, और जवानी आने के बाद मंदिर में मांगते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, भगवान दे दे मेरे को नौकरी, दे दे बिजनेस, दे दे कामयाबी, दे दे। मंगन टुन्ने आदमी, कुछ खुद से भी करोगे या मांगते ही रहोगे? एक स्टोरी सुनाता हूं। एक आदमी, एक खिलौने वाला, खिलौने बेचने का काम करता था। वो सड़क किनारे खिलौने बेचता था। तो एक दिन अपने छोटे से बच्चे, छोटे बेटे को लेकर वो खिलौने बेच रहा था। इसी बीच एक आदमी लग्जरी गाड़ी लेकर के खिलौने वाले के पास रुका। तो उसकी ध्यान पड़ी उस छोटे बच्चे पर, और छोटा बच्चा गाड़ी को एकदम निहार रहा था, ऐसे मानो गाड़ी से उसको प्रेम हो गया। तो गाड़ी के मालिक को देख करके उसको दया आ गई, छोटा बच्चा गाड़ी को कैसे निहार रहा है। उसने गोद में उठाया, गाड़ी में ले लिया। तो छोटे बच्चे से गाड़ी का मालिक पूछता है, क्या चल रहा है मन में बेटे, छोड़ो, क्या चल रहा है तुम्हारे, क्या सोच रहे हो? तो बच्चा कहता है, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी होगी ना अंकल? बोले हाँ बेटा महंगी तो है, बहुत महंगी है, हमारे बड़े भाई ने हमें गिफ्ट किया है। तो बच्चा कह रहा अरे बाप रे बहुत अच्छा है। तो मालिक कह रहा है, हमें पता है तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा कि ऐसी गाड़ी तुमको कब मिले, ऐसी गाड़ी का लुत्फ तुम कब उठाओ। बोले नहीं अंकल, हमारे मन में ये नहीं चल रहा है। बोले फिर? हमारे मन में ये चल रहा है कि आपके भैया ने जैसे आपको गिफ्ट दिया, मैं कब अपने छोटे भाई को ऐसी गाड़ी गिफ्ट दूं। ओ मंगन टुन्ने आदमी, कुछ समझ में आ रहा है? खेल सारा एटीट्यूड का है सर, खेल सारा एटीट्यूड का, खेल सारा मेंटल पावर का है। हिम्मत और ताकत में हिम्मत हमेशा सर्वोपरि होता है, हमेशा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हो रहा था ना, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर लेकर के आया था 50,000 सैनिक और अपने राणा जी के पास मात्र 20,000 सैनिक। लेकिन जब युद्ध हुआ ना, ऐसा खदेड़ खदेड़ के मारा अकबर के सैनिकों को कि भागना पड़ गया लास्ट में। अकबर यूं तो पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था उसने, पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था वो, लेकिन मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी, क्योंकि वहां की गद्दी पर राणा बैठता था। और एक अकेले राणा ने अकबर की पूरी ताकत को झंझोर करके रख दिया था। जब हल्दी घाटी के युद्ध में राणा लड़ रहे थे ना,
अरे 7 फुट का आदमी 70 किलो का भाला लेकर चलता था। 70 किलो का भाला तुम्हारे हाथ में दे दिया तो दोनों हाथ से नहीं संभलेगा। वो आदमी अकेला एक हाथ से 70 किलो का भाला चलाता था। जब युद्ध में अकबर का सामना राणा से हुआ था ना, लड़ते लड़ते, तो अकबर समझ गया था कि राणा घायल है और घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। भाग गया अकबर, अपनी सेना को तुरंत ऑर्डर दिया, भैया भाग, मैं मार देगा ये राणा। दहशत ऐसी होनी चाहिए सर, दहशत। कहते हैं दहशत तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। हथियार तो चौकीदार भी रखते हैं। जब शेर सामने होता है ना, तो बंदूक वाले आदमी की भी औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि वो बंदूक उठा करके शेर पे चला दे, क्योंकि शेर की आंखों में वो दहशत होती है। आपकी आंखों में भी वो दहशत होनी चाहिए कि जहां खड़े हो ना, वहां के झगड़े अपने आप निपट जाए। आप जहां पहुंच जाओ ना, वहां पर लोग खड़े हो जाएं। ये दहशत होनी चाहिए आंखों में। याद रखना दोस्त, जहां पर आपकी हिम्मत टूट जाए ना, वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। उड़ान अगर पंखों से होती ना, तो मयूर सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता। मयूर मतलब मोर, क्योंकि उससे बड़े पंख किसी के नहीं होते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उड़ान हौसलों से होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। पंखों मतलब यूटिलिटीज, रिसोर्सेस। हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो शहर में नहीं रह रहा, हमारे पास तो अच्छे लोग ही नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है, इतना तो हमें पता ही नहीं था, हमारे बाबूजी ने ये सब सिखाया नहीं। हम हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। हमारे को ऊंचा पंख मिले तो मैं उड़ना शुरू करूं। ये सच्चाई कुछ और है। पंखों की जरूरत ही नहीं है सर। हौसले चाहिए, हिम्मत चाहिए। फिर से कहता हूं, ताकत और हिम्मत में हिम्मत सर्वोपरि है, ताकत हमेशा बाद में आता है। आज जिंदा इंसान का सबसे बड़ा कब्र है आलस। जो आदमी आलस से गिर गया ना, उसको सांसें रुकने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है मौत के लिए। वो मर चुका है, उसका बस शरीर चल रहा है, सोच मर चुकी है उसकी। कामयाब नहीं हो सकता वो, कहीं पहुंच नहीं सकता वो, क्योंकि वो आलस से गिर गया है। और जिंदा आदमी का कब्र है आलस। ध्यान रखो दोस्त, जो आदमी खुद से हार गया ना, एक चींटी भी उस पर चढ़कर राज करती है। लेकिन जो आदमी खुद से नहीं हारा, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। और रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैं रोते हुए देखता हूं, सर मैं तो ये काम कर रहा था, ये काम ही बंद हो गया सर, कंपनी बंद हो गई सर, अब मैं क्या करूं सर, लॉस हो गया सर बिजनेस में। उसी वक्त मन करता है मुझे भी राणा वाला भाला वाला कहीं मिल जाए, इसके मुंह में भोंक दूं मैं। अरे शरीर सलामत है, उम्र बचा हुआ है, ऐसी कौन सी चीजें दोबारा खड़े नहीं कर सकते तुम। गूगल मैप में देखा है, गूगल मैप अगर लगा करके कहीं आप जा रहे हो और गूगल मैप कहता है कि आगे रेड लाइट से आपको राइट लेना है, और गलती से आपने राइट के बजाय लेफ्ट ले लिया, तो गूगल मैप क्या कहता है, तुम्हारी कहानी खत्म। अब तुमको मैं कहीं नहीं ले जा सकता, तुमने तो गलत ले लिया, अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हारा रास्ता खेल खत्म भाई, अब तुम मर जाओ यहीं पर। ऐसा नहीं होता ना, गूगल तुरंत एक अल्टरनेट रूट देता है, बोलता कोई बात नहीं, इधर ले ले भाई, इधर से पहुंच जाएगा। अच्छा उधर भी अगर गलत किया ना, फिर गूगल दूसरा रूट देगा, कोई नहीं भाई इधर पहुंच जा। फिर अगर गलत ले लिया ना, गूगल देगा कोई नया रास्ता, चलो इधर। गूगल आपको तब तक नया रास्ता देता रहेगा जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाओ। रास्तों की कमी हमें भगवान ने कभी नहीं होने दी सर, कभी नहीं होने दी। दिक्कत यहां है कि हम मान लेते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए सर। रास्ते कभी बंद नहीं होते, निगाहें मंजिल पर रखो ना, रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक रास्ता बंद हुआ मान सकता हूं, फेल हो गए मान सकता हूं, दूसरे पर चले उधर भी फेल हो गए मान सकता हूं, तीसरे पर भी फेल हो गए समझ में आता है। लेकिन सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे पर फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। भगवान परीक्षा लेता है, मानता हूं, भगवान तकलीफें देकर के टेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, वो मजबूत करने के लिए हमें तकलीफों को देता है। भगवान के इशारे समझो। आपने, मेरे क्लासरूम का एग्जांपल देता हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, एक लड़का था मार्तन, मैथ में बड़ा तेज था वो। और हमारे मास्टर साहब जो थे, मैथ के क्लास में जब भी उनको मजे लेना होता था लोगों से, मैथ के सवाल पूछते थे, तू बता, नहीं बता पाया तो वो जानबूझकर ऐसे 2-3 लड़कों को उठाते थे जो नहीं बता पाएगा, फिर लास्ट में मजे लेने के लिए उठाते हैं, अब देखो मार्तन बताएगा, मार्तन बताओ बेटा, और मार्तन खटाखट खटाखट वो सॉल्व कर दे,
और शाबाशी दे इतने में, और सारे लड़कों को फिर चल उठे। मार्तन को, अच्छा हद तो तब हो जाती थी, मार्तन को मार्ट साहब अपने घर बुलाते थे और घर बुला करके एक्स्ट्रा टिप्स देते थे उसको। फिर वो मार्तन बताता था मुझसे ये वाला सवाल कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा सवाल देते थे सॉल्व करने के लिए मैथ के, भारी भरकम। ध्यान देना, मास्टर जी कभी उसको वो सवाल सॉल्व करने नहीं देते थे जो आराम से मार्तन कर ले, वो सवाल सॉल्व करने देते थे जिसको सॉल्व करते करते मार्तन की फट जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मार्तन टॉप करे, इससे ऊपर कोई जाए ना। फेवरेट था ना वो। मास्टर साहब अपने फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा डिफिकल्ट सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मास्टर साहब का इंटेंशन उसको परेशान करना नहीं है। मास्टर साहब का इंटेंशन ये है कि वो सॉल्व करते करते उसकी ताकत बड़ी हो जाए, उसकी दिमागी शक्ति बड़ी हो जाए, फिर वो टॉप करेगा ना, आराम से हलवा हो जाएगा उसको टॉप करना। सर ऐसे ही मास्टर जी हमारे भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। वो जब हमें तकलीफें देते हैं ना सर, उनका इरादा यह है कि वो हमें टॉप पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि इसकी मजबूती आ जाए बिना मुश्किलों को दिए हुए। सर शारीरिक लेवल पर जब हम शरीर को मुश्किलें देते हैं ना, शरीर को कष्ट देते हैं ना, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब जाके शरीर मजबूत होता है। जिस आदमी ने कभी शरीर को कष्ट नहीं दिया ना सर, वो डायबिटीज, अस्थमा और पता नहीं किस किस चीजों का मरीज मर जाएगा सर। 70-80 साल की उम्र नॉर्मली अभी है, लेकिन वो 40 साल में मर जाएगा बीमारी से, जिसने शरीर को कष्ट नहीं दिया। और जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट नहीं देखा, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़े? भगवान चाहता है तेरे को आगे ले जाए, इसलिए तो कष्ट देता है, और तुम कष्ट में फैल जाते हो। मेरी किस्मत खराब है, मेरा टाइम खराब, मुझे मेरे भगवान में ना, मेरे बचपन से किस्मत खराब है, मेरी कुंडली खराब है, पंडित जी को दिखाऊंगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अंगूठी लेना है, पंडित जी कहेगा तुम्हारा बृहस्पति भारी है, बुध हल्का है और मंगल टेढ़ा है, शनि भाई इधर है उधर है, 5-10 रुपये 5-10 हज़ार ऐड लेगा आपसे, आप हंसी खुशी दे पुते हुए। प्रकृति को समझो सर, तकलीफें आती मजबूत करने के लिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है। टेम्पल रन खेला ना, मोबाइल में आता था टेम्पल रन। पहला वाला लेवल कितना आसान होता था बच्चों की तरह। फिर पहला लेवल अगर आपने जीत लिया, जैसे मास्टर साहब, अगर आपने एक लेवल का मैथ सॉल्व कर दिया तो मास्टर साहब दूसरे लेवल का मैथ देते थे, दूसरे लेवल का भी सॉल्व कर लिया, तीसरे लेवल का मैथ देते थे। मतलब तकलीफें, डिफिकल्टीज वो बढ़ाते हैं मास्टर साहब। क्यों? क्योंकि दिमाग और मजबूत हो, सोचने समझने की रीजनिंग कैपेसिटी और बढ़े। तो भगवान भी आपको पहले इतना सा तकलीफ देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, पार कर लिए फिर इतना देगा, फिर एक दिन टॉप पे ले जाएगा ऊंचाई पर। टेम्पल रन में पहला लेवल आसान होता है, जीत गए, दूसरा मुश्किल लेवल। या कोई भी गेम आप खेलते हो तो गेम में देखते हो पहला लेवल आसान होता है, उसको अगर जीत लिया तो दूसरे पर, उसको जीत लिया फिर तीसरे पर, और हर लेवल पिछले लेवल से मुश्किल होता है। लेकिन जो सारे लेवल जीतता चला जाता है सर, गेम में बाजीगर कहते हैं उसको, मास्टर कहते हैं, विनर कहते हैं, राजा कहते हैं। लेकिन जो सारे लेवल पाल करता है वो पहले लेवल पर जो छाती पीट ले हमारी किस्मत खराब है, उसको तो कान पकड़ के बाहर निकल दिया था, तमाचा मार के भाग यहां से, किस्मत खराब है तुम्हारी। मुश्किलें हमारे को टॉप कराने के लिए आती है सर। ये बात जानो, समझो, प्रकृति को समझो। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, भगवान हमारा दुश्मन नहीं है, बस इरादा ये है कि मजबूत किया जाए। संसार में इतनी सारी सुख सुविधाएं हमारे को दी है भगवान ने, उसको एंजॉय कर पाए। उसको एंजॉय करने के लिए ताकत चाहिए सर, शक्ति चाहिए सर, पैसा चाहिए सर, अमीरी चाहिए सर। गरीब रह के कहां आप आईफिल टावर पे चढ़ पाओगे? पेरिस के बॉर्डर पे भी नहीं घूमने देंगे आपको, कान पकड़ के बाहर कर देंगे, भाग यहां से गरीब कहीं के। पैसा चाहिए ना। दुनिया में बड़ी से बड़ी मुश्किलों की ना यह औकात नहीं है कि आपके कदमों को रोक दे। जब मुश्किलें आपके कदमों को रोकने आती है ना सर, उनका इरादा रोकने का नहीं होता। वो चाहती है कि मुश्किलों को बार बार ठोकर मार अपने पैर से, और जब मुश्किल को समझ में आता है ये ठोकर मार मार के अब इसका पैर मजबूत हो गया है, तो मुश्किलें कहती है अब इसका पैर का मजबूत हो चुका है, अब निकलो भाई, अब निकलो, अब अगली जगह चलते हैं। और पैर आपका मजबूत हो चुका होता है। चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था जो अक्षय कुमार का गुरु था ना, जो कुंफू सिखा रहा था, उसने एक टास्क दिया था अक्षय कुमार को, ये हाथ के ऊपर बेलन रख के ऐसा रगड़ने के लिए। 1 महीने तक उसको सिर्फ रगड़वाया। अक्षय कुमार एक दिन गुस्से में आएगा, तू 1 महीने से मेरे को यही करवा रहा है, मुझे कुंफू सीखना है, काम कर, फालतू टीचर है तू, ये सब नहीं सीखना मुझे। तो टीचर उसको बताने के लिए
लकड़ी की कुर्सी फेंक करके मारता है उस पर, और जैसे फेंक करके मारता है अक्षय कुमार बस हाथ ही तो ऐसे रखता है, वो लकड़ी की कुर्सी एकदम टूट के अलग हो जाती है। और तब अक्षय कुमार को लगता है, एहसास होता है कि भाई साहब मेरे हाथ तो लोहे के हो गए, 1 महीना ये करवा करवा के गुरुजी ने मेरे हाथ तो लोहे के बना दिए। तब एहसास होता है बार बार मुश्किलों को झेलना हमारी नियति को स्ट्रांग कर देती है। एक छोटे बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है ना, वो बहुत चिल्लाता है, कर्राता है, लेकिन वही इंजेक्शन एक बड़े आदमी को, मैच्योर आदमी को जब लगता है, उसको बस चींटी जैसा लगता है, उसको दर्द नहीं होता। सर इंजेक्शन तो वही है, छोटे बच्चे को उतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ और बड़े को क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि छोटे बच्चे के मसल्स कमजोर हैं, उसके टिश्यूज वीक हैं, सॉफ्ट हैं, वही इंजेक्शन उसके लिए एकदम तलवार की तरह लगता है। लेकिन बड़े आदमी का टिश्यू स्ट्रांग हो चुका है, मसल स्ट्रांग हो चुका है। इसी तरीके से जो आदमी बार बार परिस्थितियों को, उल्टे सीधे परिस्थितियों को झेलते हुए जब आगे निकलता है ना, उसके लिए मुश्किलें नॉर्मल लगती है। वो प्रॉब्लम आए ठीक है देख लेंगे यार, ये प्रॉब्लम आए ठीक है देख लेंगे, वो निपटाता हुआ चला जाता है। लेकिन जिस आदमी ने कभी समस्याओं को देखा नहीं है, वो आदमी समस्या आते ही पहली बार में छाती पीट लेता है, हाय रे मेरी पहला ब्लेम तो किस्मत पर ही जाता है। पता नहीं किस्मत है भी कि नहीं है, किस्मत खराब, भाग्य खराब, फिर हाथ दिखाने चले जाएंगे, ऐसे हाथ काट दे उसका, हाथ दिखाने जाएंगे। बेवकूफ आदमी। सर निडल वही है, बच्चे के केस में भी और बड़े के केस में भी। लेकिन बच्चा रोया, कर्राया क्योंकि बच्चा कमजोर है। बड़ा आदमी कुछ नहीं हुआ उसको क्योंकि वो मजबूत हो चुका है। और मजबूत होने का तरीका यह है कि बार बार शरीर को कष्ट देते रहो, मजबूत होता चला जाएगा। कष्ट कभी नहीं दिया तो वही बच्चे वाला ही शरीर रह जाएगा। फिर एक निडल चुभेगा ना, फिर हरामखोरी इंसान की एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है, और उसको समझ में भी नहीं आता। एक स्टोरी शेयर करता हूं। 2 सेल्समैन हुआ करते थे, एक ही कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और दोनों सेल्समैन अपने घर पर थे उस दिन। तो पहले सेल्समैन ने सोचा आज बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। बीवी को बोला, अरे सुनती हो आज पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, मसाला टी, मजा आएगा, आज छुट्टी, आज बैठ करके टीवी देखेंगे। दूसरा सेल्समैन वो सोचता है कि आज बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौका है, आज सारे कस्टमर घर पे होंगे और उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा होगा, सारे कस्टमर इत्मीनान से घर पर होंगे, आज ज्यादा सेल करूंगा। हम में से 99% लोग पहले वाले सेल्समैन की तरह होते हैं। सर 99% लोग मौके में भी समस्या को ढूंढ लेते हैं, लेकिन 1% लोग समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी वहां मौके को तलाश कर लेते हैं। एक के लिए बारिश समस्या थी, कैसे निकलेंगे, बारिश में भीग जाएंगे, घर पे बैठते हैं। दूसरे के लिए बारिश मौका था। सर बारिश तो वही है, फर्क तो नजरिए और सोच में थी ना। अब कोई कहे उसकी तो किस्मत अच्छा था, उसको ज्यादा सेल मिल गया। बेटा किस्मत तेरी भी वही थी, तूने हरामखोरी की और एक ने काम किया। तूने समस्याओं को देखा और उसने समस्याओं के बीच छिपे मौके को देखा। हर समस्या ना अपने साथ मौके को लेकर के आती है। कोरोना में जहां पूरी दुनिया टीवी के सामने आंखें गड़ा करके दुनिया के मौत का मंजर देख रही थी, काम धाम सब छोड़ करके न्यूज में लगे पड़े थे, वहीं कुछ लोग कफन बांध के निकले मास्क का धंधा करने। और जो लोग मास्क का धंधा करने निकले ना सर, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी मास्क के धंधे पर। मास्क उसके पहले लगाता कौन था? हॉस्पिटलों वगैरह में यूज होता था, बाहर तो कोई लगाता ही नहीं था। तो सब नए थे, लेकिन कफन बांध के निकले, मौके को तलाश किया उन सारी विपदाओं समस्याओं के बीच। और जिन जिन लोगों ने मास्क के धंधे में उस वक्त घुसे ना सर, सब करोड़पति बन के निकले। अब आपको उसकी तो किस्मत अच्छी थी, बट नौटंकीबाज किस्मत अच्छी थी। ये डायलॉग कहीं सुनो ना, महाराणा प्रताप वाला भाला उसके गर्दन में भोग देना। उसकी किस्मत अच्छी, मेरी किस्मत खराब, उसका भाग्य बढ़े हुआ, हमारा। बेवकूफ आदमी। कामयाबी का एक फॉर्मूला देता हूं, मौन रहो गज की तरह, गज मतलब हाथी, दहाड़ मारो सिंह की तरह, रफ्तार बनाओ चीते की तरह, फिर देखो दुनिया पर राज करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको। हमारी दिक्कत यह है कि हम खुद भले ही मगरमच्छ हैं,
लेकिन कंपटीशन सोचेंगे अरे बंदर बहुत बढ़िया पेड़ पे चढ़ता है, भगवान हमारी किस्मत कितनी खराब है, हमारे को तो बंदर की तरह ऊपर चढ़ना ही नहीं आता। और हम अगर भले ही हाथी हैं, विशाल काय शरीर, पावरफुल, तो हम सोचेंगे अरे चीते की तरह फुर्तीला नहीं बनाया मुझे, मेरी किस्मत कितनी खराब है। सर हर आदमी की एक यूनिक स्ट्रेंथ है, पावर है, टैलेंट है, हर किसी में ज्ञान है सर, ऊपर वाले ने दिया है, भर के दिया है। बस अभ्यास का ना होना उस टैलेंट को, उस ज्ञान को लुप्त कर देता है, गायब कर देता है। जिस चीज का अभ्यास करते हैं हम उसमें माहिर हो जाते हैं। चांदनी चौक चाइना वाला एग्जांपल दिया ना, कैसा हाथ लोहे का हो गया उसका। गिरने से कभी घबराओ मत सर, गिरना योद्धाओं की निशानी होती है, लेकिन जो गिर के उठा ही नहीं वो हरामखोरों की निशानी है। योद्धा बनो, राणा की तरह, शिवाजी की तरह, अबुल कलाम आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर की तरह, सुभाष की तरह, गांधी जी की तरह। गिरते थे, जेल में जाते थे, पिटते थे, मारते थे, फेल होते थे, वो रुकते नहीं थे, फिर वापस आ जाते थे। अंग्रेजी परेशान, कैसा आदमी है, इतना मारा, इतना कोड़ा दिया, बार बार जेल में डालते, फिर बाहर आ जाता है। योद्धा थे ना वो। और जब कुछ बड़ा करने आप के लिए आप काम कर रहे हो ना सर, हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, इस चीज को कभी मत भूलना। आपके रास्ते में, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके सामने चिकनी चुकड़ी बात करेंगे, आपकी खूब तारीफ करेंगे। सर वही बर्बादी का मंजर होता है जब आपको तारीफ करने वाले लोग पसंद आने लग जाते हैं। विनोबा भावे की एक स्टोरी है। विनोबा भावे जानते हो ना, वो भूदान आंदोलन, बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे, नेशनल इंडियन टीचर, ग्रेट फिलोसफर विनोबा भावे हुआ करते थे। तो विनोबा भावे को बहुत सारी चिट्ठियां आती थी और सारी चिट्ठियों को पढ़ते थे और कोशिश करते थे हर चिट्ठी का रिप्लाई करने का। एक दिन बारिश हो रहा था, बारिश के समय में अपने शिष्य के साथ बैठे थे, एक चिट्ठी आई, लिफाफा खोला, पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 उनकी आंखों में गुस्सा आ गया और चिट्ठी फाड़ करके वहीं पर फेंक दिए। बोले फेंक, बाहर करो इस चिट्ठी को। शिष्य ने बोला गुरुजी इतना गुस्सा का है, क्या हो गया, क्या लिखा था चिट्ठी में? गाली उलित नहीं दे दिया कहीं? है नहीं, बकवास कर रहा था चिट्ठी में, एकदम बकवास था। गुरुजी बताइए तो सही। अरे बोला ना बकवास था, कोई काम की चीज नहीं लिखी थी उसमें। तो थोड़ी देर बाद विनम्र जब हुए, विनोबा भावे पूछे गुरुजी बताइए क्या लिखा था उसमें? बोले कुछ नहीं, गांधी जी का लेटर था। बोले गांधी जी का लेटर था, फिर भी फाड़ दिया? क्या लिखा था गांधी जी ने? तारीफ कर रहे थे पिछले वाले काम की, विनोबा भावे जी बहुत बढ़िया आपने काम किया, ऐसा वो लिखा था। बोले इसमें क्या दिक्कत है, तो इतना गुस्सा काहे हो गए? अब जो विनोबा भावे ने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। विनोबा भावे कहते हैं प्रशंसा मेरे किसी काम की नहीं। जो इंसान प्रशंसा में घिर जाता है ना, उसका जिंदगी गर्त में चला जाता है। जिस आदमी को प्रशंसा भाने लग जाती है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भावे जी कहते हैं कि मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, मैं आलोचनाओं को पसंद करता हूं, क्योंकि हर आलोचना मुझे चिंतन करने पर मजबूर करती है कि मैं अपने अंदर क्या बेहतर करूं। और आपको अरे सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू। क्या क्या बोलते हो आप, क्या स्पीच देते हो? अच्छा ऐसा है? अरे सर आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, पूरे शहर में कोई नहीं। मैं आप जो हो ना सर, आप तो आप ही हो। थैंक यू। चौड़ में एकदम चल रहे हैं, हकीकत का उल्टा चमचाई कर रहा है वो। सर एक बात ध्यान से सुन लो, जो आदमी, जो चीज़ कानों को अच्छी लगती है ना, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बुरी होती है। और जो चीज़ कानों के लिए कड़वी हो, वो ज़िंदगी के लिए अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ज़िंदगी के लिए अच्छी है। लेकिन कोई आदमी मीठा मीठा बोले, अरे बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छा बोलते, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, नर्क बना देगा वो ज़िंदगी। मिठास देखो इंसान का दुश्मन होता है सर। मिठास चाहे जुबान पर हो या कान पर हो, दोनों खराब है। ज़्यादा मीठा जुबान और ज़्यादा मीठा खान पान बड़ा खतरनाक होता है। और जिसको मीठा खाने की आदत लग गई उसका शरीर बर्बाद, और जिसको मीठा सुनने की आदत लग गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद। मिठास की आदत ही बुरी है, ना कानों के लिए अच्छा, ना जुबान के लिए अच्छा। दूर रहो, नीम अपनाओ, कड़वाहट अपनाओ। अब कड़वाहट ऐसा नहीं कि जुबान पे हमेशा कड़वा, जिसको गाली देते चल रहे हैं, तेरी कुत्ता कहीं, कमीना कहीं, ऐसा नहीं, फिर तो पीटेंगे लोग, बहुत मारेंगे। जुबान पे मिठास रखो,
जुबान पे मिठास कहने का मतलब खाने पीने में मिठास अवॉइड करना है, बोलने में नहीं। बोलने में तो मिठास अच्छी चीज है, लेकिन जहां जरूरत हो, जिसकी आलोचना करने से उसका भला हो सके, आलोचना खुल के करनी चाहिए, भले वो आपको अपना दुश्मन बना ले। सर मीठा बोल बोल के किसी की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है आलोचना करके, कड़वा बोल के उसकी जिंदगी बनाने की कोशिश की जाए। हाँ, वो अगर बुरा मान करके आपको अपना दुश्मन मान लेता है तो सर उसकी किस्मत, फिर उसका बुरा बर्ताव, उसकी सोच। लेकिन आपने तो सही किया ना। मानते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से घिरा हूं, मैं बहुत बड़ी टीम मैं लीड करता हूं, तो मैं बहुत सारे लोग मेरी बात का बुरा मान जाते हैं। सागर सर ने ऐसा कैसे कह दिया? अरे मैं तो उसकी अच्छी बात उसके लिए कह रहा था कि वो बुरा मान के बैठा था, उसकी किस्मत खराब। और ऐसा आदमी कभी बन नहीं सकता। बहुत सालों का तजुर्बा हो गया मुझे बहुत सारे लोगों को लीड करते हुए। मैंने देखा है जो लोग सिर्फ इस बात से बुरा मान लेते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी बात से लोग बुरा नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं, और बहुत सारे लोग फिर छोड़ जाते हैं। सागर सर ने मुझे ऐसा बोल दिया, कड़वा बोल दिया। सर बन ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए, जहां थे आज तक वही हैं या फिर उससे भी नीचे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी मेरे संगत में हैं जिनको मैं लताड़ लताड़ के आज आदमी वो बन गया। वो आज वो हीरे की तरह चमक रहा है। एक फिल्म का वो डायलॉग था ना सूर्यवंशम का, जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी का डर होता है, जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से डरने लग जाए, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता। सर जिस कान को कड़वी बातें सहने की आदत ना हो, आलोचनाएं सुनने का दम ना हो, वो कान के जरिए जिंदगी सड़ेगी ही, और क्या होगी। देखो, जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। ये बात कल भी सच था और आज भी सच है। तो इसीलिए कहता हूं मिठास से दूर रहो, और वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं। दुश्मन की पहचान सिर्फ सही वक्त ही करा सकता है। जिसके साथ वक्त है दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके साथ वक्त नहीं, सर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कामयाबी आपकी मजबूरी बन जानी चाहिए सर, जैसे शेर के लिए होता है। कहते हैं वक्त हमेशा पास होता है लेकिन हमेशा साथ नहीं होता। शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है ना, अपना जी जान लगाता है, ताकत लगाता है, भरपूर पूरी एनर्जी के साथ दौड़ता है हिरन के पीछे शिकार करने के लिए। क्यों मालूम? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने शिकार नहीं किया, इसको मारा नहीं, तो मैं भूखे मर जाऊंगा। फिर वो अपनी जी जान लगाता है। कामयाबी के लिए अगर मेहनत कर रहे हो सर, इसी एटीट्यूड से भागना कि अगर कामयाब नहीं हुए तो मर जाओगे। और तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारा परिवार भी मर जाएगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कामयाब नहीं हुए। इस एटीट्यूड के साथ भागे ना तो कैसे नहीं कामयाब होगे सर। हम चार नाव पे पैर रखने का हमारी आदत होता है। थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले। इसमें नहीं हुए तो इसमें तो कुछ तो आ ही जाएगा, इसमें नहीं हुए इससे तो कुछ आ ही जाएगा, उससे नहीं हुए उससे तो कुछ आ ही जाएगा। कहीं से कुछ नहीं आता, हर जगह थोड़ा थोड़ा आता, और तुम थोड़े थोड़े में ही रह जाते हो। सर्कस के शेर को परोस के खाना मिलता है सर। इसीलिए लोग उसको अपने इशारे पर नचाते हैं। लेकिन जो शेर अपनी मेहनत, अपनी ताकत से खाने को हासिल करता है ना, दुनिया उससे डरती है। अपने बलबूते पर कामयाब हो सर, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ सर। किसी की रहम, किसी की भीख से अगर कुछ कर भी लिए ना, वो आदमी इशारे पर नचाएगा तुमको, कुत्ता बना के रखेगा। चाट, और चाटना पड़ेगा। तलबे चाट, जूते साफ कर। ऐसा कामयाबी नहीं। कामयाब और राणा की तरह, शिवाजी की तरह। अकबर पूरे देश पर राज कर रहा था, पूरे देश पर। एक छोटा सा राज ही छोड़ गया, एक छोटा सा राज, मेवाड़। औकात है कि मेवाड़ पे चढ़ जाए। राणा बैठा वहां पर कलेजा लेकर के, खुलेआम कहता था तो हाथ सही खदेड़ के मारूंगा, इतना मारूंगा, दोबारा आने की हिम्मत। अकबर की हिम्मत नहीं होती थी मैं राणा के सामने जाने की। वक्त पर पसीना बहा लो, नहीं तो बाद में आंसू बहाना पड़ेगा दोस्त। कहानी हर किसी की होती है, लेकिन दुनिया सुनना उसी की चाहती है जिसने कुछ उखाड़ा हो। उखाड़ोगे नहीं तो तुम्हारी कहानी सुनेगा कौन? और कहानी सुनाना हर कोई चाहता है, लेकिन दुनिया सुननी नहीं चाहती। उखाड़ लो ना, कुछ कर लो ना, करके दिखा दो ना, दुनिया सुनेगी तुम्हारी कहानी। अपॉइंटमेंट लेके आएगी सुनने कहानी, और तुम्हारी कहानियों के सीडी बन के पेन ड्राइव में लोग रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे कि सर की कहानी सुनिए। वाह क्या कहानी है सर की।
आईफोन चमकाने से कुछ नहीं होगा दोस्त, मेहनत करके अपनी किस्मत चमकाओ। मजा तो तब है जब आईफोन वाले आगे पीछे डोले कि भैया मेरा फोन का प्रमोशन करने का क्या लेंगे आप, तब मजा है। आधी दुनिया, आधे लौंडे लपाड़े आज के टाइम में आईफोन के चक्कर में पागल है। ईएमआई पे आईफोन खरीद करके लड़कियों को चमकाते हैं। आजकल की लड़कियां भी समझदार है, समझती हैं ईएमआई वाला फ़ोन लेके आए, इसकी औकात है नहीं। 200 रुपये का शर्ट पहनने वाला आदमी आईफोन लेके घूम रहा है तो जरूर ये ईएमआई पे लेके आया है, बाप भगा देती है इसी को। समझो इस बार आज का टाइम बेवकूफ़ कोई नहीं है सर। मजा तो तब है बैंक में 1 करोड़ रुपया हो और हाथ में 1000 रुपये का मोबाइल हो और सबको पता है कि इसके बैंक में 1 करोड़ रुपया है। सर लोग फिर फॉलो करने लग जाएंगे, कहेंगे बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी, क्या आदमी, एकदम अलग आदमी। लोग फिर फॉलो करेंगे आपको, आपकी बातें होंगी पीठ पीछे, तारीफ होगी आपकी। तब है ना रॉब, बैंक में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। औकात बनाओ सर, औकात। औकात नहीं, पैसा नहीं, हिम्मत नहीं, दम नहीं, सोच में शक्ति नहीं, तो हर आदमी लात मार के भगा देगा, हर आदमी कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा। तुम्हारे कोई पूछ नहीं होगी। पैसा कमाओ, ताकत कमाओ, मुश्किलों से घबराओ मत, सामना करो। ये जान जाओ, ये मान जाओ कि भगवान ने मुश्किलें दी है ना, तो मतलब भगवान की नज़र है तुम पर, भगवान आगे लेके जाना चाहता है।